स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। अभी हम वर्कशीट 31 कर रहे थे। लाइव प्रोसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें थे। मैंने बताया था आपको ये पार्ट्स दो पार्ट्स में बताऊंगा क्योंकि एक पार्ट काफ़ी लंबा होता है। मैं डायरेक्ट आंसर्स नहीं दूंगा, ये भी आपको बताया था। मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि वो जनरल नॉलेज है जो हमेशा आपके माइंड में रहे, खाली आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपको आसानी होगी याद रखने में। बाकी तो इसमें आपके और क्वेश्चन देखिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, वाई डज, जो ब्रेड है आपने कभी आप एक्सपीरियंस करके भी देख सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है सारा कुछ हम पढ़ के रट्टा लगा के ही सीखें, एक्सपीरियंस करके देखो। वाई डज द पीस ऑफ ब्रेड स्टार्ट टेस्टिंग स्वीटर आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम। जब हम ब्रेड को कुछ टाइम तक खाते रहें, चबाते रहें मुंह के अंदर, तो कुछ टाइम बाद वो ब्रेड जो है आपकी वो आपको मीठी लगने लगेगी। निकल गए तो अलग बात है, निकलने के बाद तो टेस्ट नहीं आएगा किसी चीज़ का, लेकिन च्यूई करते वक्त, चबाते वक्त अगर ज़्यादा देर तक चबा रहे हैं मुंह के अंदर तो कुछ टाइम बाद वो मीठी लगने लगेगी। वाई टेस्टिंग स्वीटर पहले से ज़्यादा मीठी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज आपको पता है कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो जाती है। पुरानी वीडियो देखिए डाइजेशन पे। डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। कौन करता है वहाँ पे? माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम? आपने नोट्स बना लिए होंगे अब तक, पुराने वीडियो देखे आई थिंक। खाली वीडियो देखना नहीं है, नोट्स बनाने हैं उसके, ताकि वो याद रहे। उसको पढ़ लिखोगे तो याद रहेगा। जितने ज़्यादा अपनी सेंस इंद्रियाँ यूज़ करोगे उतना। सलाइवरी एमाइलेज बनाता है उसमें। सलाइवरी एमाइलेज वहाँ पे शुरू करता है स्टार्च की डाइजेशन माउथ के अंदर। तो मुंह के अंदर जब पानी आना, पानी ऐसे नहीं आता, कोई नेचर कोई भी चीज़ फालतू भी नहीं करती हमारी तरह, बिना रीज़न के नहीं करती। तो स्टार्च के अंदर जो आता है, स्टार्च कीप्स ऑन कन्वर्टिंग, स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू, कन्वर्ट कितने में होता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, कन्वर्ट्स इनटू शुगर्स। माउथ के अंदर च्यू करते रहेंगे, सलाइवरी एमाइलेज थ्रू कुछ मिक्स होता रहेगा, तो कुछ टाइम बाद वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो जब वो कन्वर्ट हो जाएगा शुगर्स में तो आपको वो लगेगा ब्रेड के अंदर स्टार्च होता है। वो स्टार्च माउथ के अंदर सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन से शुगर में कन्वर्ट होना शुरू होता है, जिसके कारण वो मीठा लगने लग जाता है। विच इज़ लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम छोड़ो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो पूरे ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? चलो डाइजेस्टिव सिस्टम मान लो आपने, तो लार्जेस्ट ग्लैंड आपको याद ही होनी चाहिए। जनरल नॉलेज क्वेश्चन है, कई एंट्रेंस में भी पूछा जा सकता है। आगे आप हमेशा याद रखो, कभी कहाँ काम आएगा, एंट्रेंस में काम आएगा, वैसे ही पता होना चाहिए। लीवर, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका फंक्शन लीवर से आपको पता है। लीवर से अगर आपको नहीं समझाया गया पहले, मैंने नहीं ध्यान से देखा अपने वीडियो में, तो इसको विलेरी साइंसिस बोलते हैं। विलेरी साइंसिस लीवर की जो स्टडी होती है, क्योंकि वाइल जूस, लीवर का मतलब वाइल से लिया गया बैलेंस, तो वाइल जूस, इट सिक्रीट्स वाइल जूस या सिक्रीट वाइल। वाइल का क्या क्या एक्शन होता है? विच वाइल एक्शन करता है, विच एक्ट्स ऑन फैट्स एंड डाइजेस्ट फैट्स। कहाँ डाइजेस्ट करता है फैट्स को? फैट्स को कहाँ पे वाइल जूस कहाँ आता है? लीवर की सिक्रीशन कहाँ जाती हैं? वो जाती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। फाइनल डाइजेशन आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर से जो बाइल जूस, लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस विच कन्वर्ट्स फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वहीं पे 3 तरह के होते हैं, आप पहले के वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ था आपका ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पे एक्शन करता था। वहाँ आपका तीसरा क्या बच गया फिर? तीसरा आपके फैट्स के अलावा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो आप ये इसमें वीडियो में देख सकते हैं कि कौन कौन से एंजाइम, लिपेस, ट्रिप्सिन, इस तरह से जा करने कौन सा ऑर्गन, कौन से एंजाइम, वहाँ डायग्राम बना के रखना अपने पास। जो फूड नहीं जाएगा लीवर के अंदर, लीवर से, लीवर एक ग्लैंड है, ग्लैंड से सिक्रेट होगी जो
डाइजेस्टिव एंजाइम जिनको जूसेस बोले हमने, वो एक्शन करेंगे, वो जाएंगे जहाँ पे फूड है, फूड मिलेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक के बाद, वहाँ जो एक्शन करेंगे। लिस्ट 3 इवेंट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको सबको पता है क्या होती है। फोटोसिंथेसिस में ये तो आपको पढ़ा हुआ है, आपने प्रोसेस भी पढ़ी है। तो कौन सी 3 इवेंट होती हैं? सबसे पहले आपको पता है दिन में होगी फोटो लाइट, तो यहाँ से आँखों फोटो मतलब लाइट, फोटो लाइट में खींची जाती है, अंधेरे में फोटो क्या आएगी, अच्छी नहीं आएगी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जरूरी नहीं है आगे पीछे हो सकती है प्रोसेस ये, पर होती ये 3 प्रोसेस हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन, कन्वर्जन ऑफ, जो आपकी लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्योंकि केमिकल एक्शन करना है उसमें। फोटोसिंथेसिस में केमिकल बनते हैं, तो आपको पता ही है कौन से बनते हैं, है तो केमिस्ट्री केमिकल ही है ना वो, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, है तो केमिकल ही हो, नेचुरल है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो आपको बता दिया, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। फिर करना क्या है उनको केमिकल्स को, ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग किसकी होगी, वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन जो बाहर आएगी बाद में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक होता है वाटर। और रिडक्शन, रिडक्शन आपको कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होते हैं, फर्स्ट चैप्टर का है वैसे। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने एयर से ली थी इनटू, क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं उसमें ग्लूकोज हम पढ़ते हैं। रिडक्शन किससे होगी, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगी इसीलिए। तो आप समझ गए होंगे ये, ब्रेकिंग ऑफ H2O इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ, ब्रेकिंग मतलब डिकम्पोजिशन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ऑक्सीजन जो वाटर से आई थी वो ऑक्सीजन आपकी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हो जाएगी। ये सारा आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत बच्चों का डाउट रहता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन में, कंफ्यूज होते हैं कहाँ रिडक्शन है कहाँ ऑक्सीडेशन है। नेक्स्ट है स्टेट द फंक्शन ऑफ विलई। सबसे पहले विलई होते क्या हुई, विलई आर स्मॉल प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस क्या है पहले समझाया होगा मैंने पहले भी, जैसे आप पोछा लगाते हो तो उसमें छोटे छोटे ऐसे धागे हों, पोछा देखा होगा अपनी, झाड़ू देखा, झाड़ू में भी छोटी छोटी तिल्लियाँ होती हैं, ये ऐसे वाले पोछे जो खड़े वाले होते हैं, तो ऐसे ऐसे धागे हैं, ये प्रोजेक्शंस हैं। ऐसी प्रोजेक्शंस, ये नहीं कहूँगा कि हमारे पेट पे पोछा पाया जाता है, वो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलई आर स्मॉल स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्या करें फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का हैं, तो उंगलियों जैसी प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शन होते हैं जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं स्मॉल। क्या करती हैं, दे हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, कहाँ पाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा कुछ तो हमने पढ़ लिया, डाइजेशन वेशन हो गया। उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाना है, उसको जाना है ब्लड में, ब्लड की वेसल्स वहाँ जुड़ी हुई हैं। तो विलई क्या करती हैं उसमें, विलई इंक्रीज, भाई पोचे को ऐसे टाइट करके रख दोगे ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे फैलाओगे जितना बड़ा ऐसे हो गए धागे उतनी जल्दी वो सोखेगा चीज़ों को। तो इंक्रीज, सॉरी इंक्रीज वो लिखने में थोड़ा, इंक्रीज सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हो गया उतना सोखना ज़्यादा इजी होगा किसी भी चीज़ को। सरफेस एरिया किस लिए सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, फॉर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन किसकी, एब्जॉर्प्शन, साफ लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप सुनते भी रहिए, आप साथ साथ में लिखिए जो मैं बोल रहा हूँ। इसको जो आप देख रहे हैं राइटिंग में, इसको भी आप देख सकते हैं, पर वो हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, एग्जैक्ट पूरा नहीं दूंगा उसमें, वो आपको कमेंट्स में आंसर देने हैं। तो विलई क्या करते हैं, अगर करेक्ट आंसर दे दूंगा तो फिर आप उसको कभी नहीं पढ़ोगे। विलई इंक्रीज सरफेस एरिया है क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, सरफेस एरिया फॉर
एब्जॉर्प्शन ऑफ, इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड हैं, कहाँ पे हैं ये ब्लड वेसल्स के साथ? ब्लड वेसल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको बुक तो पढ़नी ही है, ये ध्यान रखना, बस समझा ताकि आपको समझ आ जाए बुक में पढ़ना क्या है और आंसर्स कैसे हैं। ये वीडियो आपके इसलिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको बताया। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, हाँ, स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट्स रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। अब ये आपने शायद ना देखा हो, पुराने इसमें कहीं चैप्टर्स में भी कम ही मिलेगा आपको। तो ये क्यों रहता है स्टोमेटा ऑफ? कैसे, पहले तो ये पता होना चाहिए स्टोमेटा के फंक्शन आपको पता है। हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ो, तो अगर डिटेल में पढ़ोगे तो ही आपको समझ आएगा। स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट्स रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। स्टोमेटा का फंक्शन एक तो आपने पढ़ा है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, वो आपके सेकंड पार्ट में ये पूछेंगे। स्टोमेटा का फंक्शन था एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कौन सी गैसेज? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कभी ऑक्सीजन बाहर जानी है, एक्स्ट्रा हो जाए, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आनी है डे टाइम में जनरली, और नाइट टाइम में जनरली क्या होगा, अंदर फोटोसिंथेसिस चल नहीं रही तो कार्बन डाइऑक्साइड की नीड नहीं है। रेस्पिरेशन चल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी यूज़ होनी है वो यूज़ हो नहीं रही तो बाहर जाएगी, और ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगी रात को क्योंकि ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है रेस्पिरेशन में। तो ये स्टोमेटा में था। लेकिन एक और फंक्शन अगर आपको पता हो स्टोमेटा का, याद हो जब आपने ट्रांसपीरेशन पढ़ा था, इसको रिलेट करिए। अब भाई पानी कहाँ से जाएगा? पानी अगर एक्स्ट्रा है प्लांट के अंदर, उसको या फिर गर्मी है, प्लांट को ठंडा रखना है, कूलिंग करनी है, रेगुलेट करना है टेम्परेचर, तो ट्रांसपीरेशन होगी। जो पानी जैसे आपके पसीने से उड़ता है, इसमें ट्रांसपीरेशन से पत्तों में से पोर हैं स्टोमेटा, उनमें से पानी दिन में उड़ता है। क्यों दिन में उड़ता है? दिन में गर्मी ज़्यादा होती है, हीट ज़्यादा है, सन की जितनी हीट ज़्यादा होगी पानी की एवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि बाहर पानी उतना कम हो जाएगा, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, तो प्लांट के जो लीव्स हैं उनके अंदर जो पोर्स हैं स्टोमेटा, वहाँ से पानी बाहर जाएगा। इसीलिए डेजर्ट में तो वैसे ही बहुत गर्मी है, पत्ते तो उनके कांटों जैसे होते हैं, और उनमें से भी पानी उड़ गया तो पौधे तो मर जाएंगे। वो पानी तो चाहिए उनको, पहले ही कम है उनके पास, तो वो दिन में बंद रहते हैं क्योंकि वहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा है। तो अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेंगे फिर? जब स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, कैसे लेंगे वो? तो इसका उन्होंने सोल्यूशन ढूंढा है कि दिन में गर्मी है भाई, रात को पता है डेजर्ट में उतनी ठंड हो जाती है क्योंकि रात को सूरज जाने के बाद मिट्टी जल्दी ठंडी हो जाती है, तो रात को जब ठंड होती है तो नाइट में स्टोमेटा खुल जाती है। तो हम लिखेंगे इसमें दिन में वो बंद रहते हैं। स्टोमेटा ऑफ डेजर्ट प्लांट्स रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे फॉर मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट, एंड स्टोमेटा ओपन एट नाइट सो दैट, क्यों ओपन हो जाते नाइट में? सो दैट प्लांट्स टेक अप, क्या लेना है प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड मिली नहीं उनको बेचारों को दिन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ेगी, नहीं तो रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते, रात को तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अब उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, हर कोई अपने आप को बचाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अडेप्ट करता है। अडेप्टेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ी है, हम भी अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को जहाँ रहते हैं वहाँ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ भी अडेप्टेशन ये कर रखी है कि स्टोमेटा रात को खुलेंगे, रात को स्टोमेटा खुलने पे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्स इन प्लांट एंड देन यूज्ड ड्यूरिंग डे फॉर फोटोसिंथेसिस। तो दिन में फोटोसिंथेसिस के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको फिर कभी थोड़े से पार्ट्स में ख़त्म कर देंगे हम इसको। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है।
अभी है इसमें टाइम, आपको फिर आगे भी हम कराते हैं। गास्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक। जो आपका स्टमक है, पेट है, उसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, वो कुछ कुछ सिक्रीशन करती हैं। जो आपने स्टमक वाले डाइजेशन वाले वीडियो में स्टमक के अंदर हमने बहुत एक्सप्लेन से समझाया था, उसको देखा होगा। अब आपको उसी को रिमेंबर करना है कि उसमें कौन कौन सी सिक्रीशन पहले तो होती हैं स्टमक के अंदर, फिर उन सिक्रीशन का इसमें हमको फंक्शन बनाना है, फ्लो चार्ट। तो ये आपको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी, स्टमक सिक्रीशंस। सबसे पहले उन सिक्रीशंस का नाम लिखना है। तो अगर आपको कुछ रिमेंबर हो तो आप थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपको याद होगा उसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, ये आपको लिखना है। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ए में आप क्या लिखेंगे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आपके पास एक और था, क्यों हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फंक्शन करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का दो फंक्शन थे, किलिंग द बैक्टीरिया तो आपको तीन इसमें आप याद रखिए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको पूरा लिख सकते हैं। फंक्शन किलिंग बैक्टीरिया, ये सेकेंडरी फंक्शन है इसका, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया और कोई भी डिसीज़ कॉजिंग अगर फूड के साथ आ जाते हैं उनको ये ख़त्म करने की कोशिश करता है। मेन फंक्शन इसका था प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम, क्योंकि जो फूड आपका आया है वो एल्केलाइन होता है, वो बेसिक होता है। प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम, किस लिए एसिडिक मीडियम देना है ये भी आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। ये रिवीजन चल रही है आप। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है क्यों, फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन किस पे एक्शन करता है, प्रोटीन पे। तो पेप्सिन का एक्शन करने के लिए ये उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि पेप्सिन बेसिक मीडियम में एक्शन नहीं कर सकता। फिर आपके पास आता है अगला HCl के बाद सेकंड यहाँ बी की सिक्रीशन, मक्कस। मक्कस भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इट प्रोटेक्ट्स, अगर आप खाना ना खाएं या इनडाइजेशन हो जाए, वॉल्स जो हैं स्टमक की अंदर वाली वॉल्स, इनर वॉल्स लिख लो, बाहर वाले बाहर तो नहीं आएगा ऐसे, इनर वॉल्स ऑफ स्टमक, क्योंकि वो एसिड स्टमक को ख़राब करना शुरू कर देगा, लाना शुरू कर देगा वॉल्स स्टमक फ्रॉम HCl के एक्शन से स्टमक की इनर वॉल्स को उसने, मक्कस ने प्रोटेक्ट करना है। गास्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन जो स्टमक में है। तीसरा है पेप्सिन। पेप्सिन का क्या एक्शन होगा, पेप्सिन का एक्शन होगा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है जो बाद में आपके वहाँ जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में बनेंगे, अमीनो एसिड्स वगैरह में कन्वर्ट हैं। ठीक, वीडियो की लेंथ अभी ठीक है तो मैं आगे भी कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट भी चल लेते हैं हमारी। कोई पहले मैंने सोचा था कि इसको और थर्ड पार्ट में करेंगे बाकी। व्हाट इज़ मेंट बाय डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में डबल सर्कुलेशन का क्या मीनिंग है आपको पता है। हार्ट की डायग्राम बना के रखिए, 4 चैम्बर बना के रखिए। हार्ट में जब ब्लड आता है आपको पता है अदर ऑर्गन से किसके अंदर हमेशा आएगा, ऊपर से नीचे। तो ये आपका ऑरिकल और वेंट्रिकल के थ्रू जब
लंग्स में एक तरफ जाएगा, फिर लंग्स से वापस जो आता है वो ओरिकल वेंट्रिकल के थ्रू, एरोटा के थ्रू जाएगा आपका अदर ऑर्गन्स में। तो सर्कुलेशन डबल होती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स तक, एस उल्टा फिर दूसरे से लंग्स से, तभी तो दो वेन्स और आर्टरीज अलग अलग सिस्टम तो बने हुए, लंग्स से फिर वापस हार्ट से होते हुए दूसरे ऑर्गन तक। तो दिस इज डबल सर्कुलेशन। मीनिंग ऑफ डबल सर्कुलेशन समझ रहे? द ब्लड पासिस थ्रू, हार्ट में 2 बार गया ना, अदर ऑर्गन से हार्ट से लंग्स, एक ऐसे वापिस भी लंग्स से हार्ट से अदर ऑर्गन, थ्रू हार्ट, तो हार्ट 2 बार आया, थ्रू हार्ट 2 टाइम्स इन 1 साइकिल। जब एक साइकिल कंप्लीट होता है उसका ब्लड का, कि लंग्स से अदर ऑर्गन से लंग्स तक पहुंचने, वहाँ से ऑक्सीजन लेके वापस आना है अदर ऑर्गन तक, तो एक पूरा साइकिल तक कंप्लीट होता है। 2 बार इसको हार्ट से पास करना पड़ता है इस टाइम में, तो इसको हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ताकि वो ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। और हमारा जो फंक्शन है, हमारी जो बॉडी है, वो उसका फंक्शन काफ़ी एफिशिएंट रहे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ये भी बताऊँ क्या? चलो थोड़ा बहुत बता देते हैं, ये तो आपको लिखना चाहिए था। आर्टरीज एंड वेन्स, कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, आर्टरीज होती हैं, आपको पता है, आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टू, नहीं, आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। यहीं से आपका दूसरा पॉइंट निकलता है आर्टरीज में। बट वेन्स जो हैं, आर्टरीज अदर पार्ट्स, ब्लड को कैरी करेंगी अदर पार्ट्स टू हार्ट तक लेके जाएंगी। वेन्स जो हैं वो हार्ट टू अदर पार्ट, ये सही है, बिल्कुल कॉमन है। किसको? ब्लड को। तो आपको पता है इनके फंक्शन क्या है। दूसरा यहीं से निकलता है, जब नहीं, ये आपकी आर्टरी, वेन्स लेके जाएंगे अदर पार्ट्स टू हार्ट, आर्टरीज लेके आएंगे हार्ट टू अदर पार्ट्स। तो आर्टरीज आपकी हार्ट से अदर पार्ट तक लेके जाती हैं, इसलिए द वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक बट वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन। क्योंकि हार्ट से जाने के बाद पंप है, पंप से जब पानी जाएगा, मतलब हार्ट से जब वाटर, हार्ट से क्या जाएगा? ब्लड। पंप से पानी जाता है तो तेज़ प्रेशर से जाता है, ऐसे ही हार्ट से ब्लड जाएगा, प्रेशर तेज़ होगा, तो आर्टरीज जो हैं उनकी दीवारें क्या होती हैं? मोटी। तो वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक, वॉल्स ऑफ वेन्स आर थिन। क्योंकि आर्टरी लेके जाती हैं हार्ट से अदर ऑर्गन्स तक, चाहे वो लंग्स हो चाहे कहीं, और वेन्स लेके जाती हैं अदर ऑर्गन्स से हार्ट तक। तो ये तो एक हो गया। दूसरा, आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होगा उनमें ब्लड का जाते वक्त हार्ट से। जब ऑर्गन से हार्ट तक आएगा, वहाँ कोई पंप नहीं है, वो तो उन पे चलता है आपके वाल्व्स के सिस्टम पे, तो वहाँ से तो पीछे जाने का डर होता है ब्लड का, तो आगे जाने के लिए वाल्व्स लगे अपने पीछे से, तो वहाँ तो वेन्स में क्या होंगी? वॉल्स थिक। ठीक। अब थर्ड एक आता है जो आपको पहले भी बहुत बार समझाया, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। क्या सारी करती हैं? नहीं, उनमें एक एक्सेप्शनल है। एक्सपेक्ट कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी तो हार्ट से लंग की तरफ जाती है, और लंग्स की तरफ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ऑक्सीजन तो वहाँ पे उसमें मिक्स होगी। सिमिलरली वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी टू हार्ट, एक्सेप्ट कौन सी छोड़ के? पल्मोनरी। पल्मोनरी वेन क्या करेगी? वो करेगी, लेके तो जाएगी लंग्स से, हार्ट से, लेकिन लंग्स से कौन सा लेके जाएगी? वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपको समझ आ गया होगा इनके डिफरेंस। मैंने पिछले वीडियो में भी समझा रखे हैं डिफरेंस, इसलिए कह रहा था कि समझाऊँ या नहीं। हाउ डज ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन, ये भी पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह समझाया आपको। अगर एक प्लांट है, उसका एक पौधा पत्ता है, यहाँ से वाटर उड़ता है, उसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं स्टोमेटा के थ्रू, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में समझाऊँगा, पिछला वीडियो देख सकते हो और क्लियर समझने के लिए। सनलाइट जब पड़ती है तो बाहर, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है, कंसनट्रेशन ऑफ वाटर कम है, अंदर अगर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है,
तो वाटर यहाँ से उड़ेगा गर्मी से, एवेपोरेशन से, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। उससे क्या होगा जब ट्रांसपीरेशन, क्योंकि ये सारे जाइलम यहाँ जुड़े हुए हैं इसके साथ, तो यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा। जब यहाँ से पानी उड़ जाएगा तो कुछ कमी हो जाएगी, उससे प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ प्रेशर पहले से ज़्यादा है नीचे, क्योंकि ट्रांसपीरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ से पानी नहीं उड़ रहा है, यहाँ कोई होल नहीं है, पोर नहीं है, सॉइल के नीचे है जड़ें। तो यहाँ से ट्रांसपीरेशन जब होगा, पानी यहाँ से उड़ जाएगा, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, यहाँ प्रेशर क्या है, हाई। हाई प्रेशर से लो प्रेशर पानी ऊपर जाएगा। तो इस तरह से पानी की अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन। तो आप समझ सकते हैं ट्रांसपीरेशन, ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन द वाटर लेवल इन लीव्स डिक्रीजेज बिकॉज द वाटर evaporates and it goes into atmosphere through stomata. So the pressure of water, the low pressure is created in leaves, and in the roots high pressure is of water is there, so the water goes upward in the leaves to xylem. Explain the process of, ये भी आपको यूरिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, पहले आपको बता दूं मैं। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेफ्रॉन का फंक्शन है उसमें आया था आपका फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का जो आपने फंक्शनिंग और डायग्राम पढ़ा हुआ है इसमें, जहाँ पे आपने ग्लोमरस पढ़ा, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल जिसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स, और ये पहले आपका जुड़ा हुआ है यहाँ आर्टरी से, यहाँ से ब्लड वेसल्स से यहाँ जा रही है इसके अंदर रेनल आर्टरी, यहाँ ब्लड इसके अंदर ब्लड लेके जा रही है। फिर आपने इसमें पढ़ा था कि यहाँ पे ट्यूबल्स हैं, जो आपने न्यूरॉन का, नेफ्रॉन का वो देखा स्ट्रक्चरल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला वीडियो देख सकते हैं उसके लिए आप। तो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हैं इसमें, किडनी के ट्यूबल्स, वहाँ पे भी ये प्रेशर, हाई प्रेशर से, यहाँ पे भी हाई प्रेशर से इसमें से ब्लड में से यूरिन, यूरिया और यूरिक एसिड निकल जाता है, और फिर वो वाटर के साथ मिक्स होकर यहाँ ट्यूबल्स में जाता है। ट्यूबल से में भी इसका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फिर ये डक्ट में जाता है, आपने देखा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से ये यहाँ पे आप फिर आगे ये किडनी में जो जुड़ी हुई हैं आपकी यूरेटर्स दो, वहाँ अपने आप हो जाएगा आगे। तो ये इसमें आपने देखा यूरिया और यूरिक एसिड मेनली, या कुछ और नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं, जो और वेस्ट हैं जो भी मटीरियल, वो सारे पानी से जाते हैं। लेकिन यहाँ कलेक्टिंग डक्ट जो की है उसमें पानी में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पानी का, क्योंकि इतना पानी बाहर नहीं जाना। एवरेज ह्यूमन बीइंग से 2-3 लीटर ही जाएगा, 7-8 लीटर पानी पिएगा, 2-3 लीटर इसको यूरिन फॉर्म होगा। उसमें भी पानी के साथ मेन उसमें यूरिया और यूरिक एसिड होंगे, पानी कम जाएगा। पानी हमें बॉडी में चाहिए, 70% पानी की बनी हुई है बॉडी। तो ये ग्लोमरस वोमेन कैप्सूल में आपने फंक्शन बनाना कि वोमेन कैप्सूल में जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, रीनल आर्टरीज उसमें लेके जाती हैं, तो वहाँ पे ब्लड उसमें से हाई प्रेशर से यूरिया और यूरिक एसिड निकल जाता है जब ब्लड हाई प्रेशर के थ्रू सर्कुलेट करता है उसमें। फिर वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो उसमें जाता है, वहाँ से पास होते हैं कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। कलेक्टिंग डक्ट वहाँ फिर इसकी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, जो वापस ऑब्जर्व हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा वाटर और एक्स्ट्रा यूरिन वो चीज़ें हैं वो सारी फिर आगे यहाँ पड़ी रहती हैं और बाद में यूरेटर के थ्रू चली जाती है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन सिंपल वर्ड्स। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, अगले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए थर्ड वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें जो आपको इसमें और समझना हो और कुछ आपको देखना हो। थैंक यू।